Hello guys, this is my next video on the new topic that is structure of atmosphere. आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कल मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कराया था, बट उसमें से कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें थोड़ा डीप में जाना था, वो हमने छोड़ दिया था। तो आज हम उसे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आज का जो डे है 2 अप्रैल 2021, हर साल इसे किस रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। ये जो दिन है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। गुड फ्राइडे विल बी ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 2 दिस ईयर एंड इट इज़ अ रिलीजियस हॉलीडे ऑब्जर्व बाय क्रिश्चियन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेमोरी ऑफ द क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ईसा मसीह थे उनको ना इस दिन क्या किया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से ये दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके लिए ये जो दिन है ना, इसे कहते हैं कि जो गुड फ्राइडे, इसे और भी कुछ नामों से जानते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेट फ्राइडे कहते हैं, होली फ्राइडे कहते हैं, या फिर ब्लैक फ्राइडे के नाम से इस दिन को जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती थी कि आप सभी ये चीज़ जानें, क्योंकि बार बार होता है ना, गुड फ्राइडे क्यों मनाते, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वाकई में हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। तो होपफुल कि आज आप नहीं जानते रहे होंगे तो आपको कुछ नया जानने के लिए ज़रूर मिला होगा। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहले तो यही देख लेते हैं। क्या होता है कि सन की रेज होती है, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ती हैं। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि अर्थ पे पड़ती हैं। तब होता क्या है कि जो ट्रोपोस्फियर है, यहीं पे क्लाउडिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रोपोस्फियर लेयर में होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओजोन लेयर को मेंशन किया गया है। ये वाली जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में भी एक ओजोन लेयर होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो बैड ओजोन लेयर होती है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ से मान लीजिए सनलाइट आ रही है। ठीक है, सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे पड़ती है। तो जो ये ओजोन लेयर होती है, यहाँ पे क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज की लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आने वाली जो वेव्स होती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती हैं। छोटी छोटी वेव्स आती हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। फिर लॉन्ग वेव वहाँ से इमिट होती हैं। अगेन लॉन्ग वेव्स जो होती हैं वो इमिट होती हैं। तो जब लॉन्ग वेव वहाँ से इमिट होती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी की जो पावर होती है ना, वो घट जाती है, और जो लेंथ होती है वेव की वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा कि जैसे शॉर्ट वेव अर्थ के सरफेस पे आ रही थी, ठीक है, एब्जॉर्व हो रही थी। तो जब शॉर्ट वेव एब्जॉर्व होंगी, जितनी ज़्यादा छोटी वेव्स होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हुआ। अब जब एनर्जी एब्जॉर्व होगी अर्थ के सरफेस पे तो वो इमिट भी होगी। जब वो इमिट होगी तो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में इमिट होगी। अब लॉन्ग वेव है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, और वेवलेंथ ज़्यादा हुई, एनर्जी घटी तो पेनिट्रेशन पावर घट जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है वहाँ की बात बता रही हूँ कि वहाँ पे कैसे ये एब्जॉर्व होता है, लाइट की बात हो रही है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ओजोन होती है ना, इसीलिए इसे बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 90% वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इस वाले रीजन में। यहाँ पे फॉग, स्मग और वेदर पैटर्न, जितने भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही हम स्टडी करते हैं। ट्रोपोस्फेयर को हम एक नाम देते हैं, आप इसे नोट डाउन करिएगा। इसे हम फ्रिक्शन लेयर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? फ्रिक्शन लेयर के नाम से हम इसे जानते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसी लेयर है जिसे फ्रिक्शन लेयर के नाम से जानते हैं। जो ओजोन है उसे बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी पॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसका एक प्रकार से एक कंपोनेंट है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसका जो कंपोनेंट है वो ये बैड ओजोन लेयर है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि कैसे इसकी स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, आइए आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, या फिर एक्सोस्फेयर कहते हैं।
द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द ट्रोपोस इज कॉल्ड द ट्रोपोपाउस। यहाँ देखिए स्ट्रेटो और ट्रोपोस के बीच में जो बाउंड्री लगी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटो, इसे ट्रोपोपाउस के नाम से जानते हैं। द जेट स्ट्रीम सिट्स एट दिस लेवल एंड इट मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट दैट वेदर कैन अकर। यहाँ पे देखिए जो जेट के दिखा रहा है, जेट है ना, पैराशूट है, क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका हाई मार्क है, मीन्स दैट कि ये हाईएस्ट पॉइंट होता है वेदर का। यहाँ तक वेदर ट्रोपोस्फेयर के लेवल जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक वेदरिंग होती है, उसके बाद किसी भी टाइप का वेदर नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा स्पेस होता है वो ब्लैक इन कलर्ड होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट देखते हैं द एटमॉस्फेयर हैज़ अ 4 लेयर। द ट्रोपोस्फेयर दैट वी लाइव इन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, अर्थ के सरफेस के पास है, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फेयर द हाउसेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो घर है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। मीजोस्फेयर अ कोल्डर एंड लो डेंसिटी। जो मीजोस्फेयर है वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी और बहुत ठंडा वाला पार्ट है ये, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक। लेयर with about 0.1% of the atmosphere. The thermosphere the top layer where the air is hot but very thin. यहाँ देखिए हेयर मतलब यहाँ पे जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, हॉट होगी, ठीक है। और होता है एक एग्जोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर और एक होता है एग्जोस्फेयर। यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, करमैन लाइन, ठीक है। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम थर्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में एक लाइन शो हो रही है जिसको हम एक्सोबेस के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फेयर मीन्स बाहरी वाली लेयर, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड मेजर स्ट्रेटा ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर है ये। इट एक्सटेंड अबाउट ट्रोपोपाउस टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 30 माइल्स, मीन्स 50 किलोमीटर होता है अबव द प्लैनेट सरफेस, ठीक है। एयर टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 माइल 25 किलोमीटर तक। जो एयर कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, लगभग एयर का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे मीजोस्फेयर है। द मीजोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मीजोस्फेयर इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर के अबव होता है, बिलो द थर्मोस्फेयर के नीचे होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर, मीन्स 31 to 53 माइल्स तक होता है, फैला हुआ होता है अबव अवर प्लैनेट। द बाउंड्री बिटवीन द मीजोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एज द मीजोपाउस। देखिए थर्मोस्फेयर एंड द मीजोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री उसे थर्मोपाउस कहते हैं, और इसे हम एक स्पेशल टाइप की लाइन है जिसे कारमान लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज इट डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड बिलो द थर्मोस्फेयर, हमने पढ़ा। 50 to 85 किलोमीटर अबव द प्लैनेट, ठीक है, पढ़ा हमने। पॉजेस टेम्परेचर दैट डिक्रीज विद हाइट थ्रू आउट द मीजोस्फेयर। पूरे मीजोस्फेयर तक क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज करता रहता है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जहाँ टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो वो होता है मीजोस्फेयर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, एक पूछा जाता है नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड। नॉक्टी NOCTILUTANT, नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड जो होता है वो क्लाउड जो है वो मीजोस्फेयर लेयर में मिलता है, जबकि एक होता है नेक्रस क्लाउड, NACREOUS, आप इसे लिख सकते हो NACREOUS। नेक्रस क्लाउड जो है ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में नेक्रस क्लाउड, देन मीजोस्फेयर में नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड देखने के लिए मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट, कंटेन्स स्ट्रॉन्ग जोनल विंड। ईस्ट वेस्ट में जो विंड चलती हैं वो है यहाँ वहाँ रिपोर्ट की जाती है। एटमॉस्फेरिक टाइड है, प्लानेटरी वेव्स हैं, एंड द ग्रेविटी वेव्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। आगे देखते हैं। द रीजन अबव 500 किलोमीटर इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर कहलाता है, लास्ट वाली लेयर। इट कंटेन्स मैनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें, बट देयर आर सो फ्यू ऑफ देम दैट दे रेयरली कोलाइड। ये मतलब ऐसे ही बहुत कम होते हैं जो आपस में कोलाइड कर सकते हैं, टकराव होता होगा उनमें। दे फॉलो बैलिस्टिक
trajectories under the influence of gravity and some of them escape right out into space। मतलब क्या है कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे जो आपस में जल्दी टकराते नहीं हैं, ठीक है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, मतलब उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, इसीलिए उन सैटेलाइट्स वगैरह को एक्सोस्फीयर में फ्लाई करने के लिए भेजा जाता है। ये अपर मोस्ट लेयर होते हैं जहाँ से हम अपने अदर प्लैनेट की स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का और कोई टकराव नहीं हो पाता, मीन्स कि यहाँ पे जो जोन होता है वो काफ़ी सेफ़ होता है। सबसे ज़्यादा जो अनसेफ जोन होता है ट्रोपोस्फियर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बर्ड्स वगैरह की फ्लाई वगैरह होती रहती है, तो इस वजह से अगर कोई भी एरोप्लेन वगैरह चलता है तो वो मतलब क्रैक होने की कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। 3 फैक्ट्स है एक्सोस्फीयर के, वो क्या क्या है वो हमें देखना है। तो द एयर इन द एक्सोस्फीयर इज़ अ वेरी थिन, बहुत थिन होती है, एंड इज़ अ मेड अप ऑफ मोस्टली हेलियम और हाइड्रोजन की बनी होती है। ट्रेस ऑफ अदर गैसेस भी यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द अपर लेयर जो होती है एक्सोस्फीयर की इज़ द फार्टेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ, से बहुत दूर का पॉइंट होता है। दैट इज़ स्टिल अफेक्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, ये अर्थ की ग्रेविटी से अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, देखते चलिएगा। मैं ऐसे बोलती चल रही हूँ, आप देख सकते हैं जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से बना होता है। इसका मतलब होता है टर्न ओवर, किससे? ट्रोपोज, TROPOS, ट्रोपोज मीन्स अ टर्न ओवर। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली मिक्स होता है एयर से, ठीक है। लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर का, 70 to 90% जो मास होता है टोटल एटमॉस्फेयर का वो ये कवर करके रखता है। क्लाउड का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉग, स्मॉग, लाइटनिंग, थंडरनेस आर कन्फाइंड टू दिस लेयर, इस लेयर में मिलती है। कहते हैं कि जो यहाँ पे हमारा वो होता है इक्वेटर होता है, मीन्स दैट कि जो हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की वह वेरिएबल होती है, और मैक्सिमम एट इक्वेटर, ठीक है, 16 to 18 किलोमीटर एंड मिनिमम ओवर पोल्स अप टू 6 to 8 किलोमीटर होती है। जो मॉइस्ट एयर होती है आर लाइट होती है, और जो ड्राई एयर होती है वो हैवियर होती है। क्यों होती है हैवियर? क्योंकि 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। तो इसलिए ड्राई एयर क्या होती है? हैवियर, और मॉइस्ट एयर लाइटर होता है, इसे याद रखिएगा। मोर वार्म एयर अगर होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ये पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। ये पॉजिटिव लैप्स रेट होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब एयर गर्म होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। तो जो पॉजिटिव लैप्स रेट होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव चेंज इन टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होंगे, विच मीन्स कोल्ड एयर मास, ठीक है, ओवर राइडिंग द वार्म एयर मास। मतलब जो कोल्ड एयर मास होता है वो ओवर राइड करता है वार्म एयर मास के एट द सर्फेस। दिस ब्रिंग एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, कि मतलब जो कोल्डर एयर है उसके चारों तरफ में वार्मर एयर उससे सराउंड कर लेती है, तो इसकी वजह से एक स्टेट आती है जिसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और वो स्टेबल कंडीशन होती है। तो इसी को पॉजिटिव लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो होता है यहाँ पे इन्वेजन होता है टेम्परेचर का, ठीक है। लॉन्ग विंटर नाइट होती है यहाँ पे, क्लियर स्काई होता है, स्टिल एयर होती है। सो हीट ऑफ द डे इज़ रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, जो हीट होता है डे का वो रात के समय निकलता है। एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। जब हीट बढ़ती है टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घटेगा और डेंसिटी भी घट जाएगी, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर जो होती है ट्रोपोस्फेयर की उसी को हम ट्रोपोपाउस कहते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर की एक स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की एक बाउंड्री होती है। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो 8 to 9% ऑफ टोटल मास एटमॉस्फेयर का ये कवर करता है, ठीक है। 50 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये जो एक्सटेंशन होता है इसका ना वो साउथ मतलब ट्रोपोस्फेयर का
वो ग्रेटर होता है या फिर इंक्रीज करता है ओवर पोल एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चैपमैन साइकिल की भी बात की गई है। स्ट्रेटोस्फीयर इज अ फेमस फॉर नेचुरल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन के नेचुरली कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जिसको हम कहते हैं चैपमैन साइकिल। यहाँ पे चैपमैन साइकिल की बात भी कही गई है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे ओजोनोस्फीयर है जो कि एब्जॉर्ब करता है 90% यूवी रेज को। ठीक है, तो यूवी रेज जो होती है काफ़ी हार्मफुल होती है, बट ये एब्जॉर्ब करके ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे अर्थ सरफेस को प्रिवेंट करती है। मीजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो मीजोस्फीयर जो होता है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, इसका मीन्स होता है मिडिल, मेसोस। ठीक है, तो MESOS। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर है। टेम्परेचर बहुत कम होगा, हाइट बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा। ठीक है, और नॉक्टिन ल्यूटन क्लाउड है यहाँ पे रेन और जो रेन होता है, मतलब इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन एंड शाइन एट नाइट। रात के चमकने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है उसमें, और रेन के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और हम अब देखेंगे लास्ट है ये एटमॉस्फेयर का। फिर से कल हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम इम्पोर्टेंस देखें एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये क्यों इतना मतलब हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो आइए देखते हैं कि वाई इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेज से बचाता है, पता है हमें। अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर, ठीक है, हमें पता है। इट प्रोवाइड द गैसेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लोरा एंड फना, के लिए जो गैसेज इंपॉर्टेंट होती है प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हीटिंग ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ को हीट करने से बचाता है, ये भी हमें पता है। क्यों बचाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मैं और डीप नोट्स नहीं बना पा रही, बिकॉज मैं यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर पाती, मतलब क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ तो टाइपिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो भी कंटेंट मुझे मिल पाता है मैं उसको ले करके, और जो एक्स्ट्रा कंटेंट है मेरे पास में, मैं उसकी हेल्प से ये पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैंने जितना समझाया होगा, वो कंटेंट तो मेरा नहीं है, बट जहाँ से भी मैंने इसे लिया है या फिर जो भी कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को कभी ना कभी इसकी पूरी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है, आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करे इन फ्यूचर, आपके भाई बहनों को, आपको, या फिर किसी भी आपके रिलेटिव को। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ स्लाइड इसकी और है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाना है। तो बहुत मुझे लगता है कि अप्रैल लास्ट तक ये ख़त्म हो जाएगा। देन फिर हम स्टडी करेंगे। फिर हम जब मेरी ये स्लाइड ख़त्म हो जाएगी, तब मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो उसमें मैं कुछ अपने मोटिवेशन, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। सो आई थिंक कि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई होप कि मई 15 से मैं वो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।